बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम हार्ट फेलियर के इन्वेस्टिगेशंस पढ़ेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम एक्सरे चेस्ट करेंगे। तो एक्सरे चेस्ट में हमें एक तो हार्ट जो है वो डिस्टेंडेड नज़र आएगा और दूसरा जो है पल्मोनरी जो वेन्स है और आर्टरीज है वो भी हमें डिस्टेंडेड नज़र आएंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो लंग्स की वस्कुलरिटी वो हमें इंक्रीज़ नज़र आएगी, क्योंकि हार्ट फेलियर है, फ्लूइड बैक फ्लो हो रही है इसकी ब्लड की, वहाँ पर प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से वस्कुलरिटी जो है वो हमें नज़र आएगी। ठीक है। इसके अलावा हम ईको करेंगे। तो ईको में हम जो है वो काज को फाइंड करेंगे कि किस वजह से जो है हार्ट फेलियर हुआ है। और इसके अलावा जो है हम जो वॉल्स है उसका फंक्शन देखेंगे कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है। इसके अलावा सीरम यूरिया और क्रेट जो है वो करेंगे कि जो हमारी किडनीज़ है वो उसका जो फंक्शन है वो किस तरह है। अच्छा, इसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे। अगर इसमें इम्बैलेंस हो तो उसके इम्बैलेंस की वजह से भी हार्ट फेलियर होता है, तो उसको हम ठीक करेंगे। ठीक है। हेमोग्लोबिन करेंगे। जब बॉडी को उस तरह परफ्यूजन नहीं मिलती तो बॉडी जो है उसको कंपनसेट करने के लिए हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करेगा। थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे। थायराइड जो है वो हाइपरथायराइडिज्म वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है BNP, ब्रेन नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो है वो करेंगे। ये जो है प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है। इसका जो लेवल्स है वो हमें बताते हैं कि हार्ट फेलियर किस तरफ जा रहा है, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो सही जा रही है कि नहीं। ठीक है। तो ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है, तो हम ये करेंगे। ये BNP जो है ये जो हार्ट के मसल है उससे रिलीज़ होता है। ठीक है। और वहाँ से जो है हमें फिर पता चलता है हार्ट का जो फंक्शन है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है। तो सबसे पहले अक्यूट। तो अक्यूट केसेस में हम क्या करेंगे। अक्यूट केसेस में जो है वो इमरजेंसी होता है, अक्यूट इमरजेंसी होता है। तो उसमें पेशेंट डिस्पनिया और अर्थोपनिया वगैरह के साथ आता है। तो हम पेशेंट को कहेंगे कि आपने बैठना है। सही है। पेशेंट को हम लेटाएंगे नहीं, वो बैठेगा। सही है। जब वो बैठेगा तो फ्लूइड जो है उसकी वजह से उसको अर्थोपनिया वगैरह फ्लूइड्स की वजह से जो होता है और डिस्पनिया होता है वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। और इसके अलावा हम पेशेंट को जो है हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे। ठीक है। और नाइट्राइट्स देंगे ताकि उनके जो है वेज़ोडाइलेशन और ये चीज़ें हो जाए और पेशेंट का जो है वो हार्ट पर जो लोड है अपर लोड और फ्री लोड वो डिक्रीज़ हो जाए। लूप डायूरेटिक्स देंगे, क्योंकि लूप डायूरेटिक्स जो है वो हार्ट का जो फ्री लोड है वो डिक्रीज़ करेगा। फ्री लोड डिक्रीज़ होगा तो हार्ट का फंक्शन जो है वो सही होगा। उसके अलावा हम डिबुटामीन देंगे। डिबुटामीन जो है वो हार्ट के फंक्शन को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। वो कंट्रैक्टिलिटी वगैरह को इंक्रीज़ करेगा तो हार्ट का फंक्शन वो इम्प्रूव होगा। अच्छा, ये तो हो गए अक्यूट हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट। अब हम आते हैं क्रोनिक। क्रोनिक का जो है उनकी सबसे जो चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस है वो डायूरेटिक्स है। प्यूरोसेमाइड वगैरह जो लूप डायूरेटिक्स है वो सारी चीज़ें हम देंगे पेशेंट को। वो हार्ट का जो फंक्शन है वो उसको इम्प्रूव करेगा, जो प्रीलोड है उसको डिक्रीज़ करेगा। तो फर्दर जो है हार्ट का फंक्शन वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है। और जो हार्ट का जो डैमेज है उसको भी रोकेगा, क्योंकि हार्ट पर लोड पड़ेगा तो उसकी जो हाइपरप्लेजिया और डायलेशन होती है हार्ट की वेसल्स की मसल्स की, तो मसल्स जो है वो उसकी डायलेशन और हाइपरट्रोफी नहीं होगी और फंक्शन जो है वो फर्दर ख़राब नहीं होगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स जो है, जो ड्रग्स है AC इनहिबिटर्स है वो देंगे। AC इनहिबिटर्स जो है इनका क्या काम है कि ये एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट होने से रोकता है एंजियोटेंसिन 2 में। और फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है वो जो रिटेंशन वगैरह करता है वाटर और जो सोडियम है तो वो रुक जाता है। जब वो रुक जाता है तो हार्ट का जो प्री लोड है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा है ARBs भी देंगे। एंजियोटेंसिन का जो फंक्शन रोकते हैं, जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स के जो एंटागोनिस्ट है वो देंगे। तो वो एंजियोटेंसिन को रिसेप्टर्स से बचाएगा, अटैच होने से बचाएगा। तो उसकी वजह से वो अटैच नहीं होगा रिसेप्टर्स पर
और जब रिसेप्टर्स पर अटैच नहीं होगा तो उसका फंक्शन नहीं होगा। सही है, वे डायलेटर्स देंगे ताकि प्री लोड जो है और आफ्टर लोड वो डिक्रीज़ हो सके, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होगा तो प्री लोड और आफ्टर लोड डिक्रीज़ होगा। डिजॉक्सिन देंगे, ठीक है, डिजॉक्सिन जो है वो हार्ट का फंक्शन जो है वो बेहतर करेगा, कंट्रैक्टिलिटी वगैरह को ठीक करेगा। सही है, इसके अलावा पहले जो है बीटा ब्लॉकर्स नहीं दिया जाता था, ठीक है, फिर अब जो है बीटा ब्लॉकर्स ड्रग ऑफ चॉइस में है आता है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स करता क्या है कि ये जो हार्ट का फंक्शन है उसको इम्प्रूव करता है, और हार्ट की जो परमानेंट डायलेशन है, सेल जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होती है, और हाइपरप्लेजिया होता है, उन चीज़ों को ये रोकता है। सही है, बीटा ब्लॉकर्स उन चीज़ों को रोकता है। इसके अलावा है एवाब्रोडीन। तो एवाब्रोडीन जो है इसका ये पॉजिटिव एनोट्रोपिक ड्रग है, ये हार्ट का फंक्शन जो है वो बेहतर करेगा। और जो इसका जो क्रोनिक हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट है वो है कार्डियक ट्रांसप्लांट। कार्डियक ट्रांसप्लांट के बाद जो है हम ये आखिरी ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि हार्ट का जो है परमानेंट साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। जब परमानेंटली वो इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर वो रिवर्स नहीं होता। एक हमारा ब्रेन है और एक हार्ट का टिश्यू है कि ये कभी भी जो है इसको डैमेज हो जाए तो ये रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि इनमें स्टेम सेल्स नहीं होते, और जब स्टेम सेल्स नहीं होते तो इसकी रीजनरेशन नहीं होती। जब रीजनरेशन नहीं होती तो फिर हम उस एरिया को ठीक नहीं कर सकते जब तक हम वो ट्रांसप्लांट ना करें, ठीक है। और इसके अलावा क्रोनिक हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट है उसको हम एजुकेट भी करेंगे, ठीक है, या वो हम काउंसलिंग में पढ़ लेंगे। हम काउंसलिंग में आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में कि इसको काउंसलिंग इसकी किस तरह करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इनके कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशन में जो है सबसे पहले रीनल फेलियर होगा, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम होगा तो उसको उसी तरह जो है ब्लड वगैरह चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जब ब्लड नहीं होगा तो हार्ट जो है वो फेलियर में, किडनी जो है वो फेलियर में चला जाएगा। इसके अलावा हाइपोकैलीमिया होगा, क्योंकि हाइपोकैलीमिया जो है हम ये एक तो ड्रग्स की वजह से होगा, जो जितने भी हम ड्रग्स देंगे ना, पोटाशियम लूजिंग डायूरेटिक्स वगैरह, इन चीज़ों की वजह से हाइपोकैलीमिया होगा, तो उसको हम ठीक करेंगे। लीवर फंक्शन भी इम्पेयर्ड होगा, क्योंकि लीवर का जो वो उस तरह ब्लड वगैरह उसको नहीं जा रहा होता, ठीक है, तो उसका फंक्शन भी ख़राब होगा। उसके अलावा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगा, ठीक है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है वो कार्डिक आउटपुट लो है, और जो सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स है उसमें थ्रोम्बोसिस बनेंगे, तो वो थ्रोम्बोसिस जो है फिर आगे जाके थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, वो आगे जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म और ये चीज़ें करता है। सही, एरिथमियाज होंगे, हार्ट के जो टिश्यू है वो स्ट्रेच होंगे, और दूसरा हाइपोकैलीमिया भी होगा, तो इन चीज़ों की वजह से एरिथमिया। और इसके अलावा सडन डेथ भी होगा, क्योंकि इन पेशेंट की जो है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वगैरह से होती है डेथ, क्योंकि वेंट्रिकल्स जो है वो काम नहीं कर रहे होते और इनमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वगैरह में चले जाते हैं और फिर पेशेंट की जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इन पेशेंट की काउंसलिंग है। हम पेशेंट की जो सबसे पहले पेशेंट को काउंसलिंग में आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि हमने हर डिज़ीज़ की प्रोग्नोसिस और उस डिज़ीज़ को पेशेंट को डिफ़ाइन करना होता है कि आपकी डिज़ीज़ क्या है। इसके अलावा हम डाइट में जो है हम साल्ट रिस्ट्रिक्शन करेंगे, और अगर पेशेंट ओबीस है तो हम कहेंगे कि आपने वेट लॉस करना है, सही है। अल्कोहल से पेशेंट को रोकेंगे, स्मोकिंग से रोकेंगे, सही है। इस तरह एक्सरसाइज का कहेंगे कि पेशेंट एक्सरसाइज करे, एक्सरसाइज से भी जो है वो पेशेंट की जो वेट लॉस और ये चीज़ें होंगी तो वो उसके रिस्क जो है फैक्टर्स वो कम होंगे। और इसके अलावा वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीनेशन हम करेंगे इन्फ्लुएंज़ा की, और नीमोकोकल वैक्सीनेशन कराएंगे, तो पेशेंट को जो है पल्मोनरी और डिजीज़ ना हो। पल्मोनरी डिजीज़ होंगे तो और भी उसकी कंडीशंस वर्स्ट होगी। अच्छा, तो ये तो हो गया कार्डिक फेलियर। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी मसला हो तो आप